हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। और आप सब लोग को पता है कि हम लोग लगातार सेशन 1 से स्टार्ट किए थे और आज सेशन 13 है। सेशन 13 में क्या रहने वाला है इम्पोर्टेंट, आपको मैं पहले ही बता दूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 25 एमसीक्यूज का डिस्कशन इस सेशन में रहने वाला है, जिससे आप इवेलुएट कर पाएंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो है एरिया आपका कितना प्रिपेयर है। और अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी स्टडी भी करोगे और साथ में हम लोग भी मिल करके सेशंस के जरिए अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी हम लोग आने वाले अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो आज जो सेशन में हमने डायरेक्ट एमसीक्यू इसलिए लाया कि आप लोग अपने आप को इवेलुएट कर पाएँ कि कितना क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और ख़ासकर हम बात करें तो और लेवल जो है ईज़ी, मॉडरेट सब टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो और बाकी आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वीडियोज़ देख रहे होंगे। और जैसा मैंने बताया वैसे प्रिपरेशन करते रहिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। बस आप लोग, जैसा मैंने बताया कि 4 घंटा 5 घंटा आप डेली अपने आप पर दीजिए, और सेल्फ स्टडी कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा कीजिए। फिर वीडियो सेशन देखिए, फिर इसका पीडीएफ कंप्लीट करिए और करते रहिए। जैसे होता है ना कि आप ये मत सोचिए कि कौन सा एरिया है, कहाँ से है, ये कोई एकेडमिक का सिलेबस नहीं है। जो भी आप पार्ट उठाइए उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपका कमांड हो गया। यही वे है प्रिपरेशन का। कभी मत सोचिए कि पहले सी लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो जावा पढ़ेंगे, ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं होता। आप डायरेक्टली सिलेबस को उठाइए, टॉपिक्स को उठाइए, और टॉपिक्स में आपको पता है कि हाँ, उप्स के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो उप्स का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पढ़िए। आपको आपको पता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को भी पढ़िए। तो इसी तरीके से, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, और आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्किंग है। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में जाएँगे तो फिर डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं। तो धीरे-धीरे करके सारा एरिया कंप्लीट होगा, बट जो एरिया आप पढ़ते हैं उसको कंप्लीट करते जाइए, ठीक है? कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आप कोई टॉपिक ले रहे हैं तो टॉपिक को कंप्लीट करिए, और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए। मिक्स क्वेश्चन से ही पता चलता है कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस पे आपका कॉन्फिडेंस है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। कभी ऐसा नहीं है कि बस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप पहले पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं, एमसीए हैं। तो अब आपको वैसे नहीं करना है, अब आपको देखना है कि टॉपिक्स, और सारे टॉपिक्स पे कैसे धीरे-धीरे, और ये धीरे-धीरे होगा। जैसे रेगुलर आप अगर 30-40 क्वेश्चंस पे कमांड करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आप बना लेते हैं, तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि चाहे आप किसी वेबसाइट पे देखें, किसी प्रैक्टिस सेट में देखें, आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। Because you people become familiar of about all the topics, all the questions, धीरे-धीरे आप फ़ैमिलियर हो जाएँगे। तो चलिए, वार्तालाप तो डेली चलती रहेंगी। और बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपडेट ये है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिज़ल्ट आया था, और हेडमास्टर प्रिंसिपल्स का रिज़ल्ट आया था, उन सब का काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। तो ज़रूरी है कि धीरे-धीरे जो काम है पेंडिंग, वो टास्क कंप्लीट होगा, तभी आगे और भी उम्मीद बनेगी आगे की वैकेंसी की, क्योंकि डिपार्टमेंट वन बाय वन ही काम करता है। तो अभी जो है शेड्यूल आ गया है, काउंसलिंग का शेड्यूल। मैं चैनल पे अपडेट भी किया था कम्युनिटी पोस्ट में। उसके बाद आपकी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जल्दी-जल्दी जो भी वैकेंसीज़ होंगे। तो उम्मीद बनाए रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि समय उस समय जो है बहुत काउंटेड टाइम हो जाता है, लिमिटेड टाइम हो जाता है। चलिए, आज का सेशन का क्वेश्चन 1 क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर पूछा गया, व्हाट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सेट ऑफ कैटेगरीज एंड मेथड्स दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। सेट ऑफ फंक्शंस एंड मेथड्स दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। नन ऑफ द एबव मेंशन। अब आप देखेंगे कि लास्ट का पार्ट जो है वो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ सेट ऑफ कैटेगरीज, यहाँ पर लिखा हुआ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स,
यहाँ पर सेट ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल है। सेट ऑफ प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि देर आर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैविंग डिफरेंट फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर? माइक्रो आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग भी आंसर करिए, जो लोग भी सेशन देख रहे हैं। देखिए इसमें सभी जो टाइप है ये वैलिड है और ऑल आर द टाइप ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वॉन न्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर गिवन बाय प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमन, इसलिए इसको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंस्ट्रक्शन सेट प्री प्रोसेसर यूज किया जाता है। आगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड इन द कंप्यूटर्स नाउअडेज? आजकल कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में कौन सा है? माइक्रो आर्किटेक्चर, हार्वर्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया और आप लोगों को शायद याद भी होगा, नहीं याद है तो ध्यान रखेंगे। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। और ये क्यों बेस्ड है? क्योंकि स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमन, इसलिए इसको न्यूमन आर्किटेक्चर कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट? विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट? देखिए दो आर्किटेक्चर ध्यान रखिए, रिस्क और सिस्क। यहाँ पर रेड्यूस इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब इट है द लिमिटेड नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत कम इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है और ये वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है। मतलब दिस आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक, तो यहाँ पर पावर एफिशिएंट की बात हो तो RISC होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। पावर एफिशिएंट आर्किटेक्चर है रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज, देखिए यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में लेके नहीं चल रहा हूँ एक एक को, आपका एक बेसिकली टेस्ट भी है कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। फिर आपके माइंड में थोड़ी क्यूरियोसिटी होना चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ना है, जानना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कॉन्सेप्ट हम इसके ऊपर शुरू करेंगे, तो एक एक करके सेशन बाई सेशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज VLIW स्टैंड्स फॉर? ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। VLIW स्टैंड्स फॉर यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन विड्थ, वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन विड्थ, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। देखिए बहुत ही सिमिलर सा दिया हुआ है। सही जवाब इसका ये है ऑप्शन डी, वेरी long instruction word. It is type of computer architecture. यहाँ देखेंगे इन सिस्क आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन। सिस्क यहाँ पर पूछा गया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन सीमॉस, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे सीमॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक प्रकार का पावर बैकअप का काम करता है, जो मतलब एक बैटरी जो यूज होता है रोम के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फुल फॉर्म याद रखेंगे, काम आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। रजिस्टर हो गया हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस यूज्ड बाय द प्रोसेसर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बोथ
the CISC and RISC architecture have been developed to reduce the. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. CISC and RISC architecture have been developed to reduce the. इसको क्यों डेवलप किया गया था? CISC और RISC architecture have been developed to reduce the time delay, semantic gap, cost, all of the above. देखिए इसका सही जवाब है बी, सिमेंटिक गैप. सिमेंटिक गैप क्या होता है? देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जब इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं तो एक इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता है किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में. हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक. और एक इंस्ट्रक्शन क्या है? मशीन लेवल, जिसे हम क्या कहते हैं? लो लेवल. लो लेवल. तो इन दोनों लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखने का क्या तरीका अलग अलग है. दोनों के बीच के जो गैप को सिमेंटिक गैप कहा जाता है. सिमेंटिक गैप मतलब गैप बिटवीन द मशीन लेवल प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और इसके गैप को ही सिमेंटिक गैप कहा जाता है. तो इस गैप को ही क्या करने के लिए, इस गैप को both CISC and RISC architecture have been developed to reduce the semantic gap. इसी गैप को कम करने के लिए RISC और CISC दो आर्किटेक्चर डेवलप हुए थे. तो आप सिमेंटिक गैप का मतलब आपको समझ में आ गया. दो लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शंस के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, दोनों के गैप को सिमेंटिक गैप कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA. ISA भी एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है जिसका फुल फॉर्म होता है, आंसर आप लोग करके बताएंगे एक बार. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक, और नन ऑफ द अबव मेंशन्ड. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, ISA, ठीक है. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इज ए स्टैंडर्ड बस कंप्यूटर इंटरकनेक्शन आर्किटेक्चर दैट वाज एसोसिएटेड विद द IBM 80 मदरबोर्ड. इसका आर्किटेक्चर का यूज किया गया था IBM 80 मदरबोर्ड में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेट इज यूजुअली यूज्ड टू स्टोर डेटा. The fill in the blanks format is usually used to store data. आंसर होगा, बताइए, BCD, डेसिमल, हेक्साडेसिमल. BCD फॉर्मेट यूज किया जाता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल. बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए आप लोग. बहुत इजी है, कल हम लोग पढ़े भी थे. अ सोर्स प्रोग्राम इज यूजुअली रिटेन इन. सोर्स प्रोग्राम मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया जाता है किसके द्वारा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा. तो सोर्स प्रोग्राम यूजुअली रिटेन इन द हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, सी, जावा, etc. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. आंसर बताएंगे. विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर. कल हम लोग मेमोरी पढ़े थे, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क. क्या होगा आंसर? आप लोग जल्दी से बताइए. विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर. आंसर क्या होगा? आंसर होगा रैम. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रजिस्टर्स कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज. विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज मतलब सेकेंडरी मेमोरी से ऐसा कौन सा रजिस्टर होता है? रजिस्टर आपको पता है, रजिस्टर के बारे में दो तीन बात समझना है. रजिस्टर्स आर द हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस. रजिस्टर्स आर द हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस जो प्रोसेसर यूज करता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के लिए. रजिस्टर किससे मिलके बना होता है? फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है. फ्लिप फ्लॉप. और फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल सर्किट है जो लॉजिक गेट से मिलके बना होता है एंड विच इज कैपेबल टू स्टोर 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन. तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर कॉल्ड रजिस्टर्स. सो रजिस्टर्स हैविंग द मेमोरी स्पेस, जिसके पास भी स्टोरेज कैपेसिटी होता है बट वो बिट में होता है, और इसका यूज ये हाई स्पीड एक्सेसिबल होता है इसलिए इसका यूज प्रोसेसर करता है. सवाल आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा रजिस्टर होता है
जनरल पर्पस रजिस्टर का मैं नाम बता देता हूँ। डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, जैसे MAR भी कहते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी उसको कहा जाता है। MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, तो DR AR AC एक्यूमुलेटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, PC प्रोग्राम काउंटर, AC एक्यूमुलेटर यहाँ लिखा हुआ है। AC का मतलब होता है एक्यूमुलेटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, PC प्रोग्राम काउंटर, MAR क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर आर द रजिस्टर दैट कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम विच गेट्स इनिशियलाइज फर्स्ट। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, देखिए जैसे ही कंट्रोल यूनिट फ्री होता है वो देखता कहाँ है, प्रोग्राम काउंटर के पास, कि प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो नेक्स्ट का मतलब कि सपोज कोई ए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, फिर अगेन प्रोग्राम काउंटर में क्या है, यहाँ पर बी इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होगा। तो प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। क्वेश्चन पूछा जाए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम विच गेट्स इनिशियलाइज फर्स्ट। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कई बार आपको लगता होगा कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसका कारण क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, कि उसका सिस्टम होता है, एक लैंग्वेज होता है, और जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक साथ में दोनों मिल करके करना पड़ता है। जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तब जा करके आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ही करना है। प्रोग्राम काउंटर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द रजिस्टर ऑफ द प्रोसेसर इज आर कनेक्टेड टू द मेमोरी बस। मेमोरी बस से कनेक्टेड कौन कौन सा रजिस्टर होता है, ये आपको बताना है। PC, MAR, IR, बोथ PC एंड MAR। अब देखिए, रजिस्टर ऑफ द प्रोसेसर आर द कनेक्टेड टू द मेमोरी बस, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा MAR। ठीक है, MAR, केवल MAR ही नहीं, अब आप देखेंगे पीछे हम लोग पढ़ रहे थे MDR एंड MAR, मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बोथ आर कनेक्टेड टू द मेमोरी बस। मेमोरी बस को डेटा बस भी कहा जाता है। आगे आज मैं टेलीग्राम पे भी इसको अपडेट किया था। देखिए मेमोरी, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मेमोरी डेटा रजिस्टर कॉल्ड MDR and the memory address register called MAR are the register in the processor that are connected to the memory bus। मेमोरी बस से जो रजिस्टर कनेक्ट होता है कौन कौन सा होता है, याद रखेंगे, MDR एंड MAR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ मेमोरी ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, इसके नाम के साथ। मेमोरी डेटा रजिस्टर ऑल्सो नोन एज द मेमोरी बफर रजिस्टर। अब ध्यान रखेंगे, कई बार MBR पूछ लिया जाता है, तो मेमोरी डेटा रजिस्टर को ही मेमोरी बफर रजिस्टर कहा जाता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मेमोरी डेटा रजिस्टर नोन एज मेमोरी बफर रजिस्टर। दिस रजिस्टर स्टोर डेटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम द इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज। इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज से डेटा जो है फेच भी हो रहा है और ट्रांसफर भी हो रहा है। द MDR इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटा बस। MDR किससे कनेक्टेड है, डेटा बस से कनेक्टेड है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दिस रजिस्टर स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशंस वेयर द CPU is to read or store data। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी वेयर द डेटा इज टू बी स्टोर्ड एंड रीड फ्रॉम। कहाँ से डेटा फेच होगा और कहाँ स्टोर होगा, उस मेमोरी के एड्रेस लोकेशन, नॉट मेमोरी, एड्रेस लोकेशन, यहाँ पर जिस रजिस्टर में होल्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फेज। The system bus is the internal bus that connect to the CPU to the memory and input output devices। ठीक है, सिस्टम बस होता है, एक डेटा बस होता है। डेटा बस ऑल्सो नोन एज द मेमोरी बस। देखिए मेमोरी बस को ही डेटा बस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, मेमोरी बस को ही क्या कहा जाता है, डेटा बस कहा जाता है। ठीक है, एंड द डेटा बस ऑल्सो नोन एज मेमोरी बस ट्रांसफर डेटा बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है, ये जिस कॉमन वायर के थ्रू होता है उसको आपको पता है बस कहा जाता है।
और कॉमन वायर यहाँ पर क्या है, ये डेटा बस है। डेटा बस को ही क्या कहा जाता है, डेटा बस को ही मेमोरी बस कहा जाता है। मेमोरी बस इज कॉल्ड डेटा बस। डेटा बस। और एक बात और यहाँ पर याद करना था आपको, क्या, मेमोरी डेटा रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी बफर रजिस्टर। एमडीआर को ही क्या कहा जाता है, एमबीआर कहा जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो क्वेश्चन जो है अटपटा लगता है कि कुछ पता ही नहीं है कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी स्टैंड्स फॉर। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर बेस्ड किस पे है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। ये टाइप ऑफ क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर्स एएलयू एंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। रजिस्टर एएलयू एंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन देम। अब आपको पता है कि प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर एएलयू कंट्रोल यूनिट होता है, तो द रजिस्टर्स एएलयू एंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। इसको क्या कहा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा जाता है डेटा पाथ। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी राइट होगा, इसे डेटा पाथ कहा जाता है। देखिए, द ऑपरेशनल एंड द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द सीपीयू आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेटा पाथ। याद रखिए, द ऑपरेशनल एंड द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द सीपीयू आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेटा पाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, टू ओवरकम द लैग इन द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर यूज। देखिए, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस का स्पीड जो होता है, डेटा ट्रांसफर स्पीड अलग अलग होता है। ऐसे में आपसे पूछा गया है कि ऑपरेटिंग स्पीड के जो डिफरेंस होते हैं उससे ओवरकम होने के लिए इनपुट स्पीड्स ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस द प्रोसेसर यूज। प्रोसेसर क्या यूज करता है, प्रोसेसर बफर स्पेस यूज करता है। क्या यूज करता है, बफर। अब आपको देखना क्या है कि बफर का मतलब क्या होता है। बफर का मतलब होता है टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। टेम्परेरी डेटा स्टोरेज। द प्रोसेसर operating is much faster than that of input output device. So by using the status flag, the processor need not wait till the input output operation is done. It can continue its work until the status flag is set. देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा स्टेटस फ्लैग। आंसर क्या होगा, स्टेटस फ्लैग्स। तो टू ओवरकम द लैग इन द ऑपरेटिंग स्पीड्स, क्योंकि प्रोसेसर का स्पीड और इनपुट आउटपुट डिवाइस का स्पीड अलग अलग होता है, तो यहाँ पर स्टेटस फ्लैग का यूज किया जाता है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट है, द मेथड the method of synchronizing the processor with the input output device in which the device sends a signal when it is ready is। The method of synchronizing the processor with the input output device in which the device sends a signal when it is ready is called interrupt कहा जाता है इसे, ठीक है, interrupt। Interrupts is a method of accessing the input output devices which gives the complete power to the device, enabling them to intimate the processor when they are ready for transfer। मतलब प्रोसेसर को डायरेक्टली कंट्रोल में मिल जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस कि डिवाइस आर रेडी एंड प्रोसेसर कैन यूज दैट डिवाइस। यहाँ पर इंटरप्ट उसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द मेथड विच ऑफर्स हायर स्पीड्स ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इज। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। द मेथड विच ऑफर्स हायर स्पीड्स ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इज कॉल्ड। देखिए, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर का यहाँ पर मतलब हुआ जहाँ पर प्रोसेसर्स के इंटरवेंशन के बिना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा हो, तो वो तब होता है जो इसी टेक्निक को कहा जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जब इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो उसमें एक बात समझ जाता है कि यहाँ पर एक सेपरेट जो है इसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोलर।
that in DMA, the input-output devices are directly allowed to interact with the memory without the intervention of the processor. देखिए, in general cases, intervention of processor is required, so it will take the time. In DMA, input-output devices are directly allowed to interact with the memory without the intervention of the processor, and the transfer take place in the form of blocks, increasing the speed of the operation. क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरप्ट्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक सिस्टम. इंटरप्ट्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रियल टाइम सिस्टम्स. रियल टाइम सिस्टम में क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि रियल टाइम सिस्टम में अगर दो प्रकार के प्रोसेस आते हैं, एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस और एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस. तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को क्या किया जाता है, इंटरप्ट वहां पर अकर होगा. इंटरप्ट हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर. यहां देखिए, दिस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रियल टाइम सिस्टम सिंस इफ अ प्रोसेस अराइव्स विद ग्रेटर प्रायोरिटी देन इट रेजेज एन इंटरप्ट एंड द अदर प्रोसेस इज स्टॉप्ड एंड द इंटरप्ट विल बी सर्विस्ड. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंटरप्ट दैट कैन बी टेम्परेरली इग्नोर्ड इज वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन मास्केबल, मास्केबल, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट. क्या होगा आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एन इंटरप्ट दैट कैन बी टेम्परेरली इग्नोर्ड इज कॉल्ड मास्केबल इंटरप्ट. इट इज कॉल्ड मास्केबल इंटरप्ट. क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी जो है सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरप्ट के बारे में देख लीजिए आप लोग. हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, maskable and non-maskable. The hardware interrupt that can be delayed when a high priority interrupt has occurred to the processor, उसको कहा जाएगा maskable interrupt. मतलब जिसको डिले किया जा सकता है. अगर कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट आ जाए तो उसको मास्क करना, मतलब स्टॉप कर दिया जाता है उस प्रोसेस को, तो मास्केबल इंटरप्ट कहा जाता है. नॉन मास्केबल का मतलब होता है द हार्डवेयर दैट कैन नॉट बी डिलेड एंड इमीडिएटली सर्विस्ड बाय द प्रोसेसर. इसको कहेंगे नॉन मास्केबल, मतलब दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. एंड मास्केबल का मतलब हो गया दैट कैन बी इग्नोर्ड. ठीक है, इतना ही याद रखना है. मास्केबल मीन्स कैन बी इग्नोर्ड, नॉन मास्केबल कैन नॉट बी इग्नोर्ड. क्वेश्चन नंबर 22 है, इन सिस्क आर्किटेक्चर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4-5 में था. ट्रांजिस्टर इसका आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज आईएसओ स्टैंड्स फॉर. आईएसओ होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 24 है, द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इज. देखिए, इंस्ट्रक्शंस में ऑप कोड और ऑपरेंड होता है, तो ऑपरेंड को किस तरीके से प्लेस करना है इसको हम एड्रेसिंग मोड में पढ़ते हैं. द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इज, इट इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. ठीक है. देखिए, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड से एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से रहता है. तो आप लोग टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड को खुद से भी पढ़ेंगे और मैं भी कराऊंगा आने वाले सेशंस में टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks are used to overcome the difference in data transfer speeds of various devices. वेरियस डिवाइसेस के डेटा ट्रांसफर स्पीड से ओवरकम होने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो बफर रजिस्टर यूज़ किया जाता है. क्या यूज़ किया जाता है, बफर रजिस्टर यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन डी, बाय यूजिंग बफर रजिस्टर द प्रोसेसर सेंड्स द डेटा टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस at the processor speed and data gets stored in the buffer. After the data gets sent or to or from the buffer to the device at the device speed. ठीक, तो 25 क्वेश्चन हो गया. तो आज का सेशन बस इतना ही. 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. आपको पता चल गया होगा कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं और कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत है. इसमें खासकर मेरा कराने का पर्पस ये था कि आप टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड को पढ़िए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टाइप्स को अच्छे से पढ़िए
और कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है अब हम स्टार्ट करेंगे और उसके टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी उसको पढ़ते रहेंगे, आप लोग भी उसमें टाइम देंगे। तो बस आज का सेशन थोड़ा-सा छोटा हो गया क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया और बस ऐसे ही जैसे-जैसे टाइम मिलता है वैसे-वैसे आपके लिए सेशंस प्रोवाइड किया जाता है और ये कंटिन्यू रहेगा। इसलिए किसी एक दिन भी ब्रेक मेरा प्रयास रहेगा कि ना हो, कंटिन्यू रहे। जब बहुत ज़्यादा किसी कारणवश वर्कलोड हो उस दिन हो सकता है 1 दिन गैप हो जाए, लेकिन मेरे तरफ से ऐसा नहीं कि कभी गैप होगा, सेशन कंटिन्यू रहेगा। जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को ग्रो हो रहा है। काफ़ी लोग जो हमारे साथ हमसे पढ़े हुए थे, उनका मैसेजेस आता है कि वो स्टेट क्वालीफाई हो गए, बीपीएससी का एग्ज़ाम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग अभी भी मुझे याद किए हुए हैं और इसलिए मैं लगातार आप लोगों के लिए भी वर्क कर रहा हूँ और कोशिश जारी रहेगा। आगे जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक इस मैसेज को पहुँचाइए कि मेरा सेशन शुरू हो रहा है, मैं शुरू हो गया है और मैं क्लासेस ले रहा हूँ। जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स है, ज़रूर शेयर करिए आप लोग, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से कंटिन्यू रखिएगा और मेरे तरफ से कंटिन्यू रहेगा, आप भी अपना कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ते रहिए, बाकी लोगों को ये सूचना ना मिले, बाकी लोग को भी जोड़िए। चैनल में और लोग भी आएँगे और अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मैं भी और भी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और ये लगातार जारी रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।